तो सबसे पहले तो सभी जो प्रिय मित्र हैं इन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टडी एट होम परिवार में। और आज हमारा जो कोर्स है इसकी जो ये क्लास है 22वीं क्लास यहाँ पे चल रही है। और इसमें आज हम पढ़ेंगे इंजन का वर्गीकरण। जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है इसमें सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं और थ्योरी के बाद में जो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं तो इन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो किसी भी प्रकार की क्वेरी आपको हो कोई भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। और अगर आप अभी तक के हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी एट होम ऐप के ऊपर। कोई जानकारी हेल्प आपको चाहिए तो ये दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे आप चैट के माध्यम से वार्तालाप कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का ये सेशन। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ड्राइवर हो या चाहे ऑपरेटर हो जिसमें व्हीकल रिपेयर व्हीकल मेंटेनेंस का या ऐसा पोर्शन हो जो ड्राइवर पार्ट है मोटर व्हीकल एक्ट है, तो इन सभी प्रकार की जो पोस्टें हैं या इस प्रकार का जो सिलेबस आपके लिए बेस्ट कंटेंट आपको हमारा जो ऐप है स्टडी एट होम इसके ऊपर आपको मिलता है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ये सेशन है इंजन का वर्गीकरण। हमारी ऑब्जेक्टिव जो क्लास है एग्जाम रिव्यू का जो सिलेबस लगातार चल रहा है तो आप इनको आप जरूर देखें। शुरू करते हैं ये सेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है, वेंकिल रोटरी इंजन का रोटर घूमता है। वेंकिल रोटरी इंजन किसे कहते हैं? जिसमें एक रोटर लगा रहता है। इंजन कई प्रकार के होते हैं, कईयों में जो पिस्टन है आगे पीछे ऊपर नीचे होता रहता है, कईयों में एक पिस्टन इधर होता है एक इधर होता है, इस टाइप का भी रहता है, बीच में कनेक्टिंग रोड होती है। कईयों में एक पिस्टन यहाँ होता है दूसरा पिस्टन यहाँ होता है और ये बीच में यहाँ पर दैन होता है और एक ही सिलेंडर में दो पिस्टन लगाकर दोनों पिस्टन एक साथ मूव करते हैं और जिनमें दो क्रैंकशाफ्ट होती है, आप ये देख पा रहे होंगे। तो इस टाइप से कई प्रकार के यहाँ पर जो है इंजन होते हैं जिन्हें हम अपोज्ड इंजन भी बोलते हैं। तो वेंकिल रोटरी इंजन का रोटर घूमता है, किस प्रकार से घूमता है? तो इसेंट्रिक, ऊपर से नीचे, इनमें से कोई नहीं, और केंद्र में। तो यहाँ पर आप जो वेंकिल रोटरी है तो ये इसका जो रोटर घूमता है इंसेंट्रिक यानी उत्केंद्रीय टाइप से। उत्केंद्रीय हिंदी में बात करता हूँ मैं तो उत्केंद्रीय टाइप से ये जो इसका रोटर है वो घूमता है। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। सन 1924 में फेलिक्स वेंकिल ने रोटरी इंजन प्रस्तुत किया जिसे वेंकिल रोटरी इंजन कहा जाता है। यह ऑटो साइकिल का मतलब है यहाँ पे ऑटो चक्र का जो इंजन होता है साथियों आप सभी को पता है पेट्रोल से काम करता है। पहली बात तो आप इस चीज को याद रखना भाई, जैसे ही ऑटो चक्र नाम आ जाए तो मतलब पेट्रोल इंजन है, ठीक है। स्पार्क के माध्यम से काम कर रहा है ऐसा समझना आप, स्पार्किंग मेथड पे। जो स्पार्क इग्निशन इंजन होते हैं उन्हें हम ऑटो साइकिल इंजन कहते हैं, परंतु रेसिप्रोकेटिंग इंजन से भिन्न होता है। रेसिप्रोकेटिंग इंजन कौन से होते हैं? जिनमें पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है, केवल ऊपर नीचे ऐसे ऊपर नीचे, ठीक है, इस टाइप से गति होती है, उनको हम रेसिप्रोकेटिंग इंजन कहते हैं। और जो ऑटोमोबाइल है, जो गाड़ियां हैं, इनमें हमेशा रेसिप्रोकेटिंग इंजन का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसमें न तो पिस्टन होता है और न ही अन्य कोई रेसिप्रोकेटिंग भाग होता है। इसमें पिस्टन की बजाय एक रोटर होता है जो कि एक चेंबर में उत्केंद्रीय यानी कि इसेंट्रिक घूमता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है जो कि ऑर्डेंस फैक्ट्री फिटर इतारसी 8/5/2016 को पूछा गया। निम्नलिखित में से किसे इंजन की नींव कहा जाता है? इंजन की नींव तो आप सभी को पता है एक इंजन होता है, ऊपरी वाला जो भाग होता है वो सिलेंडर हेड कहलाता है, बीच वाला जो भाग होता है वो सिलेंडर ब्लॉक कहलाता है, नीचे वाला जो भाग होता है क्रैंक केस कहलाता है, नीचे वाला भाग होता है ऑयल सम्प कहलाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो पार्ट हैं ये इंजन की नींव होते हैं, इंजन का स्ट्रक्चर होता है, इंजन के मेन भाग होते हैं, मूल पुर्जे होते हैं, है ना। तो यहाँ पर सिलेंडर ब्लॉक है, सिलेंडर हेड है, क्रैंक केस है, ये सभी के सभी क्या है? इंजन की नींव कहलाते हैं। सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड तथा क्रैंक केस ये तीन पार्ट्स ऑटोमोबाइल इंजन की बॉडी की रचना करते हैं जो कि इंजन की नींव होती है। छोटे इंजनों में सिलेंडर ब्लॉक तथा क्रैंक केस एक ही कास्टिंग के होते हैं, एक ही कास्टिंग का मतलब है एक साथ बने होते हैं, अलग अलग नहीं होते। बड़े इंजनों में क्रैंक केस एल्यूमिनियम एलॉय का बना होता है। बड़े इंजनों में जो क्रैंक केस होता है जिसमें क्रैंक शाफ्ट होती है वो अलग से बनाया जाता है और एल्यूमिनियम एलॉय का बनाया जाता है, क्योंकि जो इंजन का मेन पार्ट जिसे हमें मजबूत बनाना है कौन सा भाग होगा? जिसमें सिलेंडर होगा, जिसमें ईंधन का दहन होगा, जहां पर खतरनाक गैसें वहां पर फैलेगी, जिनका जैसे कि डीजल इंजन होता है उसमें ताप और दाब बढ़ने से जो है प्रेशर बढ़ता है तो उसके ऊपर डीजल स्प्रे करके डीजल को जलाया जाता है तो गैसों का फैलाव होता है और ये गैसें ही क्या करती है यहाँ पर जो पिस्टन को मूवमेंट देती है। तो ये जो जहां पर सिलेंडर होगा, जहां पर पिस्टन मूवमेंट करेगा वो भाग मजबूत बनाना जरूरी है, ठीक है। लेकिन इसके नीचे जो क्रैंक केस होता है उसका मजबूत होना ज्यादा जरूरी नहीं है, उसके अंदर तो केवल शाफ्ट है मूवमेंट करती है। तो एल्यूमिनियम का बना होता है और अलग से जुड़ा रहता है। सिलेंडर ब्लॉक के अंदर पिस्टन चलता है, दहन होने के कारण इसमें दाब और
ताप भी अधिक होता है, अतः ये भारी और मजबूत होना चाहिए। सिलेंडर ब्लॉक के भाग होते हैं, जैसे कि एक तो सिलेंडर होता है, खोखला भाग जो होता है जिसमें पिस्टन मूवमेंट करता है, जिसमें पिस्टन चलता है। पैसेज यानी कि जिसमें कूलिंग वाटर बहता है, ये एक प्रकार का वाटर जैकेट आप कह सकते, पैसेज को आप वाटर जैकेट भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिंगल सिलेंडर इंजन के सिलेंडर के चारों तरफ फिन्स होते हैं। जो एक सिलेंडर गाड़ी होती है जिसमें एक ही सिलेंडर होता है, जैसे कि मोटरसाइकिल का इंजन होता है, तो इसमें आप यहाँ पर पैसेज या वाटर कूलिंग बहने के लिए आपको वाटर जैकेट बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, ये हवा से ठंडा होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अपोज्ड पिस्टन इंजन में क्रैंक शाफ्ट प्रयुक्त होती है, 1, 2, 3 और 4। अपोज्ड टाइप का मतलब है यानी कि जिसमें मतलब दोनों साइड में पिस्टन लगे होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको बताना है क्रैंक शाफ्ट प्रयुक्त होती है, 1 होती है, 2 होती है, कितनी होती है, ये इसमें 2 इसमें होती है। अपोज्ड जो पिस्टन टाइप होता है इसमें 2 होती है। अपोज्ड पिस्टन इंजन में 2 क्रैंक शाफ्ट प्रयुक्त होती है। दोनों क्रैंक शाफ्ट बेवेल गियर की सहायता से ड्राइव शाफ्ट से जुड़ी रहती है, यानी ये 2 होगी। इन दोनों को यहां पर एक बेवेल गियर लगा के एक शाफ्ट को घुमा दिया जाएगा, यानी कि ये जो शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट है, इन क्रैंक शाफ्ट को बेवेल गियर से जोड़ दिया जाएगा। ये गियर घूमेगा तो ये शाफ्ट घूमेगी, तो ये ड्राइव शाफ्ट कहलाएगी, ये ड्राइव शाफ्ट कहलाएगी, और ये क्रैंक शाफ्ट कहलाएगी जो कि पिस्टन से डायरेक्टली जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये इस टाइप का जो है अपोज्ड पिस्टन इंजन में होता है। इस प्रकार के इंजन ऑटोमोबाइल में काम में नहीं लिए जाते हैं। साथियों, ये जो टॉपिक आपको समझ में आ रहा है क्या, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो चीजें समझ में आ रही है या केवल टाइम पास है, आप थोड़ा सा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। हम टाइम पास नहीं करना चाहते, जो आपका रिव्यू है हमारी इस क्लास के संबंध में, वो उसके संबंध में आपकी जो राय है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, वो हमें आगे की रणनीति तैयार करने में काफी मदद करते हैं। निम्न में से किस इंजन में एक ही सिलेंडर के अंदर एवं पिस्टन के दोनों ओर दहन होता है? दोनों ओर दहन होने का मतलब है ये माना कि कोई सिलेंडर है ना। अब यहां पर एक पिस्टन तो इधर हो जाएगा, एक पिस्टन इधर हो जाएगा, और ये पिस्टन यहां पर दहन होगा, यहां पर दहन होगा, तो यहां पर ये पिस्टन तो इधर मूव करेगा, ये पिस्टन इधर मूव करेगा। तो ऐसा कौन सा जो इंजन होता है जिसमें एक ही सिलेंडर में, सिलेंडर तो क्या है, एक ही है, मैं इसको दूसरे कलर से बना के आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। यानी पिस्टन तो आप, सिलेंडर तो एक ही है, लेकिन पिस्टन क्या है, यहां पे 2 है, पिस्टन 2 है, और ये 2 साइड में मूवमेंट करेंगे। तो ये कौन सा होता है, डबल एक्टिंग जो इंजन होते हैं इनको ये कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यानी कि ये शब्द आ जाए कि एक ही सिलेंडर में पिस्टन के दोनों ओर दहन होता है, पिस्टन दोनों ओर दहन होता है, यानी कि मतलब ये कह रहा है सिलेंडर के अंदर पिस्टन के दोनों ओर दहन होता है। तो वो कौन सा इंजन होता है, तो वो होता है अपोज्ड पिस्टन इंजन, डबल एक्टिंग इंजन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आप सभी को ये देखना है कि इस प्रकार का जो इंजन होता है वो डबल एक्टिंग इंजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डबल एक्टिंग इंजन में एक ही सिलेंडर के अंदर एवं पिस्टन के दोनों ओर दहन होता है, पिस्टन के दोनों ओर दहन होता है। डबल एक्टिंग इंजन में पिस्टन के दोनों ओर इनलेट तथा एग्जॉस्ट वाल्व लगे होते हैं। पिस्टन टीडीसी पर होता है, तब चूषण के कारण इनलेट वाल्व खुल जाता है, जिससे ईंधन सिलेंडर में प्रवेश कर जाता है। जब पिस्टन बीडीसी की ओर जाता है तब संपीड़न के कारण टीडीसी पर लगा इनलेट वाल्व खुल जाता है तथा ईंधन प्रवेश है वो करता है। यानी जो डबल एक्टिंग इंजन होता है वो पिस्टन के दोनों ओर दहन इसमें होता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगली स्लाइड में चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना, मतलब गलत कौन सा है, पहली बात तो आपको गलत बताना है। नंबर 1 कथन है यहाँ पे, आईसी इंजन, आईसी का मतलब है इंटरनल कंबशन यानी अंतर्दहन इंजन में तापमान और प्रेशर ईसी यानी कि बाह्य दहन इंजन जिसे कहते हैं, इंजनों की अपेक्षा बहुत उच्च होता है। बात तो सही है। ईसी इंजनों की अपेक्षा आईसी इंजन भारी होते हैं। भारी तो भार में पूछे, देखो एक तो वजन में भार होता है, एक भार यानी लोड होता है, तो भारी वजन पूछे तो वजन में भारी आईसी इंजन होते हैं, है ना। तो अपेक्षा आईसी इंजन, इन्होंने आईसी इंजन बताया है, यानी कि आईसी इंजन भारी होते हैं, ये कथन गलत हो जाएगा भाई। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है आईसी इंजन भारी होते हैं, ये गलत है कथन, क्योंकि ये आकार में बड़े होते हैं। वजन किसका ज्यादा होगा, एक्सटर्नल इंजन का, यानी कि बाह्य दहन इंजन का भार ज्यादा होगा, मतलब कि वजन ज्यादा होगा। लोड पूछे, पावर पूछे तो आईसी यानी इंटरनल अंतर्दहन इंजन का ज्यादा होगा। लोड और पावर अंतर्दहन का ज्यादा होगा तुलनात्मक रूप से। कुल वजन पूछे तो बाह्य दहन का ज्यादा होगा, ठीक है। तो आईसी इंजनों की अपेक्षा आईसी इंजन सस्ते होते हैं, ईसी इंजनों की अपेक्षा आईसी इंजन सस्ते होते हैं, छोटे होते हैं आकार में, ठीक है, बिल्कुल सही है। आईसी इंजनों में उच्च पावर घनत्व होता है। आईसी का मतलब है अंतर्दहन, तो
उच्च पावर घनत्व, घनत्व बिल्कुल ये भी सही है, यानी छोटे होकर पावर ज्यादा निकालते हैं, और ये बाह्य देन होते हैं बड़े होकर भी पावर एक लिमिटेड निकालते हैं। तो ये आपको समझना है, छोटा है ये बड़ा है। वजन किसका होगा? बड़े वाले का ज्यादा होगा। भार, लोड, पावर किसका ज्यादा होगा? छोटे वाले का। अगर हम कंपैरिजन करें, मतलब ये हमने बना दिया आईसी और ये हमने बना दिया ईसी, है ना, तो अब ये आकार में बराबर है, तो पावर ज्यादा किसका रहेगा? पावर ज्यादा इसका रहेगा और इसका कम रहेगा, ठीक है। और वजन पूछे तो इसका कम होगा, वजन कम होगा, इसका वजन ज्यादा होगा, ठीक है। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ईसी इंजन की अपेक्षा आईसी इंजन भारी होते हैं, यह कथन गलत है। ईसी इंजन की अपेक्षा आईसी इंजन भारी होते हैं, कथन गलत है। एक्सटर्नल कंबशन इंजन, इस प्रकार के इंजन में ईंधन का दहन सिलेंडर से बाहर होता है, बात सही है। स्टीम इंजन एक्सटर्नल कंबशन इंजन का उदाहरण है। ये जो स्टीम इंजन होता है ना, ये बाह्य दहन इंजन होता है। यह अपेक्षातया अधिक भारी होते हैं, बिल्कुल सही है, तथा इनका पावर या भार, लोड का जो अनुपात होता है वो अपेक्षातया कम होता है, यानी तुलनात्मक रूप से कम होता है। यानी भार तो ज्यादा अधिक भारी होते हैं, ठीक है, लेकिन जो पावर लोड होता है वो इनके ऊपर मतलब कम रहता है। इंटरनल कंबशन इंजन, इस प्रकार के इंजनों में दहन सिलेंडर के अंदर होता है। इस प्रकार के इंजन हल्के तथा अपेक्षातया छोटे होते हैं। इस प्रकार के इंजन का पावर और भार अनुपात क्या होता है? अपेक्षातया अधिक होता है, ठीक है। तो डीजल, पेट्रोल आदि इंजन इसके यहां पर उदाहरण है। प्रश्न संख्या 6 है, हीट इंजन बदलता है। हीट का मतलब है कि जो उष्मा ऊर्जा है, तो ये ताप ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यानी सबसे पहले आपने पेट्रोल का में लिया, पेट्रोल का दहन हुआ तो ये क्या हुआ? हीट हुई ना। अब यहां से पिस्टन मूवमेंट करेगा, पिस्टन मूव करेगा, तो ये हो जाएगी आपके मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। हीट इंजन ताप ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब आगे पढ़ेंगे हम अंतर्दहन और बाह्य दहन इंजनों के बारे में, ठीक है। तो इनमें से कौन सा इंटरनल कंबशन इंजन का प्रकार है? इंटरनल का पूछा भाई, यानी अंतर्दहन, जिसमें जो दहन होगा वो अंदर होगा, दहन अंदर होगा सिलेंडर के। किसके? सिलेंडर के। तो स्टीम, टरबाइन, डीजल इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो स्टीम इंजन है, टरबाइन इंजन है, इनमें सिलेंडर के बाहर ईंधन का दहन होता है। डीजल इंजन इंटरनल कंबशन इंजन है। डीजल इंजन में वायु को लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कार्यकारी सिलेंडर में ईंधन का दहन होता है। डीजल इंजन की दक्षता सीटीएन नंबर से दर्शाई जाती है। डीजल का सीटीएन नंबर 30 से 50 के बीच होता है, लेकिन भारत में डीजल का सीटीएन नंबर है वो 40 से 45 के बीच में काम में लिया जाता है। सीटीएन नंबर ज्यादा होगा तो डीजल आसानी से जलेगा, ये इसके प्रज्वलन गुणवत्ता को दर्शाता है। सीटीएन जो नंबर होता है वो डीजल की गुणवत्ता, डीजल के प्रज्वलन गुणवत्ता को दर्शाता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे मैं समझाना जो चाह रहा हूं। आप कमेंट सेक्शन में बताएं भाई कि आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। एक्सटर्नल कंबशन इंजन में ईंधन जलाने का स्थान होता है। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो इस क्लास को आप लाइक और शेयर कर सकते हैं भाई, अपने दोस्तों के पास भेज सकते हैं, अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं ना, और हमारे सहायता कर सकते हैं, गुरुजी की सहायता कर सकते हैं, यार गुरुजी इतनी हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन में ईंधन जलाने का स्थान क्या होता है? बहुत कम होता है, बड़ा, गोल, तो ये बड़ा होता है भाई। जो बाह्य दहन इंजन होते हैं इनका जो ईंधन जलाने का स्थान बड़ा होता है। एक्सटर्नल कंबशन इंजन में ईंधन जलाने का स्थान बड़ा होता है, क्योंकि ईंधन जलाने तथा रखने के लिए अधिक स्थान की जरूरत होती है। एक्सटर्नल कंबशन के अंतर्गत भाप टरबाइन तथा भाप इंजन आते हैं। जो भाप से चलते हैं या भाप टरबाइन होते हैं वो ये बाह्य दहन इंजन होते हैं, और ये भार में ज़्यादा होते हैं, पावर इनकी कम होती है, और इनमें जो ईंधन का दहन होता है वो सिलेंडर के बाहर होता है ना, और जो है स्थान बड़ा होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने है। इंटरनल कंबशन इंजन स्टार्ट होते हैं। इंटरनल कंबशन इंजन है, इनमें एक सेल्फ मोटर लगी रहती है, सेल्फ मोटर लगी रहती है। कौन सी मोटर? सेल्फ मोटर। तो ये काफी कम समय में स्टार्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आंतरिक दहन इंजन कम समय में स्टार्ट किया जाता है। पेट्रोल इंजन में ईंधन का दहन सिलेंडर के भीतर स्पार्क के द्वारा किया जाता है, तथा डीजल इंजन में सिलेंडर में ईंधन के दहन के लिए संपीड़ित वायु का प्रयोग किया जाता है। बाह्य दहन को स्टार्ट करने में अधिक समय लगता है, और अंतर्दहन जो इंजन होता है इनको स्टार्ट करने में कम टाइम लगता है। सीधा सा फैक्ट है, आप याद रखना। जो बाह्य दहन इंजन होते हैं उनको स्टार्ट करने में ज्यादा टाइम, और जो छोटे इंजन, ऑटोमोबाइल इंजन होते हैं, इनमें सेल्फ स्टार्टर मोटर होती है, तो इनको इंजन में आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है। प्रश्न 10 है। मोटर गाड़ी में प्रयुक्त होने वाला इंजन कहलाता है। मोटर गाड़ियों में तो अंतर्दहन, पश्च दहन, पूर्व दहन, बाह्य दहन आप सभी को पता है। जो मोटर गाड़ियां होती है, ऑटोमोबाइल की बात करते हैं, तो यहां पर अंतर्दहन या आंतरिक दहन या इंटरनल कंबशन इंजन इसमें काम में लिया जाता है। इंटरनल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है।
मोटर गाड़ी में प्रयुक्त होने वाला इंजन आंतरिक दहन इंजन होता है। इस इंजन में सिलेंडर के अंदर ईंधन का दहन होता है, इसलिए इसे आंतरिक दहन इंजन के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है। समय का थोड़ा सा पूरा ख्याल रखते हैं। आप जो भी साथी इस क्लास को देख रहे हैं, आप हमारे मित्र हैं, छोटे बड़े भाई हैं, और आप सभी वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका सपना सरकारी ड्राइवर बनना या ऑपरेटर बनना है, तो आप सभी की चिंता हमें है और आपके समय की हमें कद्र है, और हम आपके समय को ध्यान में रखते हुए जो काम की चीजें वहीं पर टाइम कंज्यूम करेंगे, अनावश्यक रूप से आपका टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो आंतरिक दहन इंजन का लाभ नहीं है? आंतरिक दहन इंजन का लाभ पूछा है भाई, काफी अच्छा प्रश्न है, और ये आरआरबी अजमेर में एलपी में पूछा गया प्रश्न है। आवश्यकता अनुसार इसे किसी भी आकार में बनाया जा सकता है। जो अंतर्दहन छोटे इंजन जो होते हैं, ये केवल छोटे आकार में, केवल छोटे आकार में, क्यों भाई बड़ा नहीं बनाया जा सकता क्या? इसमें ऑटो स्टार्टर होता है, सेल्फ स्टार्टर मोटर की बात हो रही है। गाड़ियों में इसका प्रयोग क्या हो सकता है? ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन बी गलत है भाई। केवल छोटा नहीं, इनको छोटा या बड़ा दोनों है वो बनाया जा सकता है। ठीक है भाई, अगर पावर ज्यादा चाहिए तो हमें, जैसे कि 2 सिलेंडर है, 4 सिलेंडर है, 8 सिलेंडर है, 16 सिलेंडर है ना, तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आकार इनका छोटा या बड़ा हो सकता है। आंतरिक दहन इंजन को अपनी आवश्यकता अनुसार इसे किसी भी आकार में बनाया जा सकता है। आंतरिक दहन इंजन को कार्य तथा प्रयोग के अनुसार किसी भी आकार का छोटा या बड़ा बनाया जा सकता है। मजा आ रहा है क्या क्लास में? कमेंट सेक्शन में बताओ यार, कमेंट तो करो कुछ, है ना। तो आपका जो कमेंट होगा हमारे लिए जो सकारात्मक होगा और हमें और भी ज्यादा है उत्साहित करेगा, और हमें थोड़ा सा उत्साहित करने से हम और भी अच्छी क्लासें यहाँ पे ले पाएंगे। प्रश्न संख्या 11 है। Which of the following is not an internal combustion engine? इनमें से इंटरनल कंबशन इंजन नहीं है, आंतरिक दहन इंजन नहीं है, वो बताना है। इसरो डीजल जो मैकेनिक में पूछा गया सवाल है भाई। 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, स्टीम टरबाइन। तो सभी को पता है, स्टीम नाम आते ही ये आंतरिक दहन यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन नहीं है, बाह्य दहन इंजन है। डी हो जाएगा। स्टीम इंजन एक बाह्य दहन इंजन है, इसमें दहन सिलेंडर के बाहर होता है, इसलिए इसे बाह्य दहन इंजन कहते हैं। यानी कि जो सिलेंडर के बाहर जो दहन होता है वो बाह्य दहन, सिलेंडर के अंदर होता है वो अंतर्दहन। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 13 आपके सामने है। 2 स्ट्रोक इंटरनल कंबशन यानी कि आंतरिक दहन इंजन में दूसरा निचला स्ट्रोक होता है। आप सभी को पता है कि जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है इसमें 2 ही यहाँ पे क्या होते हैं, स्ट्रोक होते हैं। तो यहाँ पर इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में एक बीच में फोन आ गया था, मैंने बात करने लगा था, इसलिए मैंने क्लास को रोक दिया था थोड़ा। तो चलो शुरू करते हैं। यानी कि मैं बात कर रहा था इंटरनल जो कंबशन इंजन होते हैं, इसमें पहला स्ट्रोक होता है, एक दूसरा स्ट्रोक होता है। आप सभी को पता होगा, कोई सा भी इंजन हो, उस इंजन को पावर प्रदान करने या पावर को जनरेट करने के लिए 4 काम करने पड़ेंगे, 4 कार्य करने पड़ेंगे। और वो 4 काम कौन कौन से? एक तो पहला काम तो सक्शन करना, दूसरा है कंप्रेशन करना, कंप्रेशन, तीसरा है पावर का, और चौथा होता है एग्जॉस्ट का। ठीक है, ये 4 काम करने ही पड़ेंगे। अब इन 4 कार्य हैं 4। अब इनको अगर आप 4 बार में करोगे तो 4 स्ट्रोक इंजन हो जाएगा, 2 बार में करोगे तो 2 स्ट्रोक कहलाएगा। जैसे इसीलिए पूछा है कि यहां पर जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है इंटरनल कंबशन इंजन में, दूसरा जो निचला स्ट्रोक है डाउनवर्ड स्ट्रोक बोला जाता है। डाउनवर्ड, इसका पहली बात तो नाम याद, एक तो डाउनवर्ड, एक अपवर्ड स्ट्रोक। ठीक है, तो ये नाम भी आपको पता रखना है। तो जो डाउनवर्ड स्ट्रोक होता है जब नीचे आता है, तो इसमें एक तो होता है पावर, एक तो पावर होगा, वो एक एग्जॉस्ट का हो जाएगा। ठीक है, और जब आपका अपवर्ड होता है ना, अपवर्ड में एक तो सक्शन हो जाएगा, सक्शन, और दूसरा कंप्रेशन का हो जाएगा, कंप्रेशन। ठीक है, तो जैसे कि देखो पावर और एग्जॉस्ट, एक है पावर और चूषण को सक्शन बोलते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। पावर और एग्जॉस्ट, निचला स्ट्रोक हो जाएगा पावर और एग्जॉस्ट, ये दोनों काम एक साथ करेगा। आंतरिक दहन इंजन में 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में एक साइकिल पिस्टन के 2 स्ट्रोक में पूरा होता है। इस इंजन में 4 स्ट्रोक की बजाय 2 ही स्ट्रोक होते हैं, जिसमें क्रमशः अपवर्ड स्ट्रोक और जिसमें सक्शन और कंप्रेशन एक साथ होते हैं, तथा डाउनवर्ड स्ट्रोक जिसमें पावर और एग्जॉस्ट एक साथ होते हैं। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं भाई। प्रश्न संख्या 14 है। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य दहन इंजन यानी कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन नहीं है? डीजल इंजन, स्टीम टरबाइन, स्टीम इंजन, इनमें से कोई नहीं। तो डीजल इंजन जो है वो एक्सटर्नल जो इंजन है नहीं है, ये एक प्रकार का अंतर्दहन इंजन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या इसका 14 का व्याख्या देख लेते हैं। बाह्य दहन इंजन यानी कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन के अंतर्गत ईंधन का दहन इंजन के कंबशन चेंबर के बाहर होता है, जैसे स्टीम इंजन, स्टीम टरबाइन आदि। डीजल इंजन में फ्यूल का कंबशन सिलेंडर के अंदर होता है, इसलिए इसे आंतरिक दहन इंजन के नाम से जाना जाता है। यह अंतर है इसमें। प्रश्न 15 है। निम्नलिखित में किस इंजन में फ्यूल का कंबशन सिलेंडर के अंदर होता है?
फ्यूल का कम्बशन सिलेंडर के अंदर, अंदर का मतलब आंतरिक दहन इंजन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आंतरिक दहन इंजन में फ्यूल का कम्बशन सिलेंडर के अंदर होता है, बाह्य दहन इंजन में फ्यूल का कम्बशन सिलेंडर के बाहर होता है। बाह्य दहन इंजन को स्टार्ट करने के लिए अधिक समय की भी आवश्यकता होती है, जबकि अंतर्दहन जो इंजन होता है इनको कम समय में कम समय इसमें स्टार्ट करने में कम समय इसको लगता है। प्रश्न 16 है, निम्नलिखित में से किस इंजन का पावर कम होता है? पावर की बात आई है भाई। अब ये पावर जो होती है यहाँ पर किस टाइप से पूछिए, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज वाला मैटर है। यानी कि पावर के बारे में बात करते हैं, पावर का मतलब है लोड, ठीक है। तो यहां पर एक प्रश्न एकदम आसान है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो पावर किसकी ज्यादा होती है? एक तो अंतर्दहन इंजन होता है, एक तो यहां पर देखो, एक तो कुल पावर की बात करते हैं, कुल पावर। अब कुल पावर होगी, यानी एक तो अब जैसे मैं बात करता हूं जो बाह्य दहन इंजन होते हैं इनका प्रयोग कहां पर किया जाता है? इनका प्रयोग बड़ी जगहों पे या पहले पुराने जमाने में जो ट्रेन के इंजन होते थे इनमें काम में लिया जाता था। तो कुल पावर की बात करते हैं, कुल पावर की, तो बाह्य दहन इंजन की ज्यादा होते हैं, है ना। और अगर भी मतलब अनुपातिक रूप से कि भी अंतर्दहन है वो बाह्य दहन है, तुलनात्मक रूप से बात करें तो अंतर्दहन इंजन की पावर है वो क्या होती है? कम होती है। तुलनात्मक रूप से, अच्छा हाँ, तुलनात्मक, यहां तुलना का तो कुछ आया नहीं है, तो किस इंजन की पावर कम होगी? तो पावर की बात करते हैं, आप दो इंजन आपके पास होंगे, तो जैसे एक कार होगी, कार का होगा, एक आपका जो स्टीम इंजन होगा, तो इनमें कुल पावर जो होगी वो इस स्टीम इंजन की ज्यादा होगी। लेकिन तुलनात्मक रूप से पूछे तो कार वाले की ज्यादा होगी। कार वाला जो इंजन होगा कम फ्यूल जो है लेकर भी ज्यादा पावर देगा। तो एक तो भाई तुलनात्मक रूप से देखते हैं, एक कुल पावर देखते हैं, तो कुल पावर है वो इंजन पावर जो आपके है वो अंतर्दहन इंजन की कम होती है, ठीक है। तो अब यहां पर देखते हैं, अंतर्दहन इंजन की पावर बाह्य दहन इंजन की अपेक्षा कम होती है। बाह्य दहन इंजन के अंतर्गत टरबाइन, भाप इंजन आदि आते हैं। नोट, आईसी इंजनों में पावर, भार, लोड की बात हो रही है, ईसी इंजनों की तुलना में अधिक होती है। ये आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहां पर देखो इस पावर की बात आ गई है, भार जो होता है यहां पर इनके बारे में आपको थोड़ा सा देखना है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 17 है, इनमें से कौन सा बाह्य दहन इंजन का प्रकार नहीं है? बाह्य दहन इंजन का प्रकार नहीं है तो स्टीम इंजन है, टरबाइन इंजन है, डीजल इंजन, और डीजल इंजन इसका जवाब हो जाएगा। बाह्य दहन इंजन नहीं है, ठीक है। डीजल इंजन आईसी इंजन का एक प्रकार है, इसमें ईंधन का दहन सिलेंडर के भीतर होता है। डीजल इंजन में ईंधन के दहन के लिए संपीड़ित वायु का प्रयोग किया जाता है। संपीड़ित वायु का तापमान लगभग 500 से 800 डिग्री तक होता है। डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात 16 से 22 तक है वो रखा जाता है। मोटर गाड़ी में प्रयुक्त होने वाला इंजन कहलाता है आंतरिक दहन, बाह्य दहन, पूर्व दहन, उपरोक्त सभी। तो आंतरिक दहन इंजन है, यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन है, वो आपका मोटर गाड़ी में प्रयुक्त है वो किया जाता है। मोटर गाड़ी में प्रयुक्त होने वाला इंजन आंतरिक दहन इंजन यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन कहलाता है। इसे आईसी इंजन भी कहते हैं। आईसी इंजन फ्यूल के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। अब फ्यूल के आधार पर दो कौन सी, एक तो पेट्रोल हो गया, एक दूसरा डीजल हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो पेट्रोल होता है वो एसआई इंजन कहलाता है, यानी कि स्पार्क इग्निशन कहलाता है, और जो डीजल इंजन होता है वो सीआई इंजन कहलाता है, यानी कि जो है कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहलाता है। क्योंकि ये है वो डीजल को जलाने के लिए हवा का संपीड़न करता है, और ये इसमें स्पार्क प्लग लगा रहता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इनमें कार्य प्रणाली में दोनों में फर्क होता है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। समझ में आया नहीं आया कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। चूषण स्ट्रोक यानी कि सक्शन स्ट्रोक की बात हो रही है। डीजल इंजन में खींचा जाने वाला चार्ज होता है भाई। अब जो सक्शन होगा अब सक्शन होगा तो ये दो प्रकार से होगा, एक पेट्रोल इंजन होता है, एक डीजल इंजन होता है। तो पेट्रोल इंजन में क्या होगा, हवा प्लस पेट्रोल दोनों जाएगा, और डीजल इंजन में केवल हवा जाएगी। तो अब इसमें पूछा क्या है, चूषण स्ट्रोक के दौरान डीजल इंजन, तो यहां पर केवल हवा जाएगी, तो यहां पर केवल हवा, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या इसका व्याख्या देख लेते हैं। डीजल इंजन में चूषण स्ट्रोक के दौरान केवल वायु का चूषण होता है, जबकि पेट्रोल इंजन में चूषण के दौरान हवा तथा पेट्रोल दोनों का चूषण होता है। प्रश्न संख्या 20 है, अंतःदहन इंजन में उत्पन्न ऊर्जा का कार्य इनमें से किस प्रकार होता है? सर्वप्रथम रासायनिक ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है, फिर उष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यांत्रिक ऊर्जा वाहन को प्रचालित कर देती है। ये बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी इसका जवाब है वो जाएगा। अंतःदहन इंजन में उत्पन्न ऊर्जा का कार्य निम्न प्रकार होता है। सर्वप्रथम रासायनिक ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है, फिर उष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, फिर यांत्रिक ऊर्जा वाहन को प्रचालित कर देती है। यानी कि सबसे पहले तो आपका आ गया पेट्रोल। माना कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ये पेट्रोल है। पेट्रोल क्या है, केमिकल है, केमिकल एनर्जी है, ठीक है। अब इसको हम जलाएंगे, दहन करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, उष्मा बन जाएगी। अब ये मैकेनिकल यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी। ये दहन करने से यांत्रिक, यानी कि यांत्रिक है, मैकेनिकल हम इसे कह सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अब ये गाड़ी को चला देगी, वाहन ड्राइव,
इसको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसका जो सीक्वेंस होता है। पेट्रोल केमिकल एनर्जी है, इसका दहन करेंगे तो ऊष्मा ऊर्जा होगी, ऊष्मा ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाएगी, पिस्टन को मूवमेंट दे देगी। बाह्य दहन इंजनों में गैसें इसमें से क्या काम करती हैं? गैसें इंजन यंत्रावधि से गति, उपयोगी कार्य सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सारा काम करती है। गैसें हैं वो इंजन यंत्रावधि को चलाने का काम करती है, गति भी देती है, उपयोगी कार्य भी करती है। तो इस प्रकार के इंजनों में ईंधन दहन के फलस्वरूप उत्पन्न गैसें इंजन यंत्रावली यानी कि इंजन मैकेनिज्म से अंतरक्रिया करके गति एवं उपयोगी कार्य करती है। इसमें दहन का कार्य इंजन के बाहर होता है, इसलिए इंजन अंतः दहन इंजन की तुलना में अधिक बड़ा होता है। इसमें दहन के फलस्वरूप जो गैसें उत्पन्न होती है, गैसें यंत्रावली से अंतः क्रिया करके गति एवं उपयोगी कार्य करती है, जिसे स्टीम इंजन या भाप टरबाइन इंजन भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 22 आपके सामने है। बाह्य दहन इंजन में ईंधन जलाने का स्थान होता है बहुत कम, अधिक, गोल या बाह्य दहन की बात हो रही है तो ये बहुत अधिक होता है, अधिक यानी बड़ा होता है, बड़ा कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बाह्य दहन इंजन में ईंधन जलाने का स्थान अधिक होता है। बाह्य दहन इंजन यानी कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन, बाह्य दहन इंजन ऐसा इंजन होता है जिसमें ईंधन के दहन के लिए बाह्य स्थानों का सहारा लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना थोड़ा सा, यानी कि यहाँ पर तो आपका क्या है, फ्यूल का दहन हो रहा है, ये भाप बनेगा, यहाँ पर पानी होता है, ये पानी से भाप बनेगी, भाप बन के यहाँ पर अब ये सिलेंडर है और यहाँ पे पिस्टन है और ये इस भाप के द्वारा पिस्टन मूवमेंट करेगा। तो ये यहाँ पे कोयला जलाया जाएगा, यहाँ पर कोयला, तो ये पिस्टन कहीं होगा, सिलेंडर बोर कहीं होगा और ये दहन कहीं होगा, तो यहाँ से जाकर पानी से भाप बना के भाप के माध्यम से काम है वो करता है। तो इस टाइप से आज हमने काफ़ी अच्छे प्रश्न जो है यहाँ पर हमने सीखने का प्रयास किया, आपको समझ में आया होगा। क्लास के बारे में अपना फीडबैक आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, आप किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कोई सा भी एग्जाम हो, तो आप हमारा जो ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम, इसके माध्यम से आप जुड़कर ऑनलाइन घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। वन टाइम आपको यहाँ पर कोर्स ज्वाइन करना पड़ता है, कोर्स ज्वाइन करने के बाद एग्जाम तक आप लगातार जुड़े रह सकते हैं, जिसमें हम आपको एक तो ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू होते हैं, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू है वो आपको आती है, वन लाइनर है, ऑनलाइन क्लास जो है, ऑनलाइन क्लास है, उनकी क्लास की पीडीएफ है और बेस्ट जो ई बुक होती है, सभी प्रकार का कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। जरूर आप छोटा मोटा अमाउंट है, आप 1-2 दिन में भी खर्च कर देते हैं, ऐसे ही चाय पानी में लग जाता है, लेकिन आप एक अच्छी जगह इस प्रकार का कंटेंट है उसका आप जरूर इस्तेमाल करें और आपको जरूर फायदा होगा। आपका जो सपना है उस सपने की ओर एक नया कदम आप स्टडी एट होम से जुड़कर आप बढ़ा सकते हैं और आपका सपना है उसको साकार कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस सेशन को अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, कोई समस्या आपको लगी है तो आप पे कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।